हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। और ये सीटेट ये दोस्तों सीडीपी का क्वेश्चन सीरीज है। आज दोस्तों 16 नंबर का क्लास होगा। इससे पहले दोस्तों हम 15 क्लास दोस्तों पढ़ा चुके हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का प्रश्न है 161 नंबर का। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चा कब है ना समाज के अनुसार काम करते हैं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग जो है 3 नैतिक विकास सिद्धांत दिया था दोस्तों। लेवल 3 ठो दिया था। पहला दिया था प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज के 2 भाग होते हैं, कन्वेंशनल स्टेज के 2 भाग हैं और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के भी 2 भाग हैं। टोटल 6 भाग है। लेवल दोस्तों 3 ही दिए थे। दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 10 वर्ष से नीचे के होते हैं और इसमें दोस्तों नैतिकता नहीं पाए जाते हैं। नैतिकता का अर्थ दोस्तों ये होता है सही गलत का ज्ञान। तो दोस्तों समाज के अनुसार बच्चे कब कार्य करते हैं दोस्तों? जब बच्चे कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं दोस्तों। कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे समाज के अनुसार काम करते हैं। जब बच्चे अपना खुद के मन से कब काम करते हैं दोस्तों? बच्चे को जो सही लगेगा अपने मन से काम करेगा। और बच्चे को जब ये लगता है कि सरकार जो नियम कानून बनाए हैं ये गलत है, तो दोस्तों ये होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे खुद के मन से काम करते हैं। और प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे के पास नैतिकता होता नहीं है और बच्चे नैतिकता जो दिखाते हैं या तो पनिशमेंट के डर से दिखाते हैं या ओबीडियंस के डर से दिखाते हैं। बच्चे में ओबीडियंस और पनिशमेंट बच्चे डर से दिखाते हैं और आज्ञा बोझ से दोस्तों दिखाते हैं। जैसे अगर मेहमान आते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि मेहमान आए हैं प्रणाम कर लो, कर लेता है। और उसको दंड, अगर मेहमान को तुमने अगर प्रणाम नहीं किया तो तुमको मार लगेगा, तो डर से भी बच्चा प्रणाम करते हैं। तो बच्चे किस में होते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज में। प्री कन्वेंशनल स्टेज का एक ठो भाग है जैसे और तैसे की अवस्था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर हो जाएंगे। कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे समाज के अनुसार कार्य करते हैं। कन्वेंशनल स्टेज में इसमें बच्चे में सही गलत का ज्ञान नहीं होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे खुद के अनुसार काम करते हैं। दोस्तों इतना दोस्तों समझ गए होंगे। 162 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है दोस्तों? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। दोस्तों इस प्रतियोगिता दोस्तों हम लोग जानते हैं ऐसा सही नहीं होता है। प्रतियोगिता का दोस्तों आयोजन हमको कभी नहीं कराना है। बच्चे का अगर कंपटीशन देखना ही है तो बच्चे को देखिए ना, बच्चे ना पहले से ज़्यादा सीखे हैं कि कम, बच्चे में विकास आया है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। मौखिक दंड का प्रयोग, यानी कि बच्चे को बोल कर दंड का प्रयोग कभी नहीं देंगे। बच्चे को हतोत्साहित कभी नहीं करेंगे। बच्चे को ना तो डराएंगे कभी और ना ही दोस्तों धमकाएंगे कभी। इसलिए ऑप्शन 2 दोस्तों गलत है। ऑप्शन 3 है एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या। हम लोग जानते हैं दोस्तों मानकीकृत ऑप्शन गलत होते हैं। हम सभी बच्चे को एक समान मान ही नहीं सकते हैं। दोस्तों अब बच गए केवल 4 नंबर। दोस्तों इसका आंसर 4 नंबर हो जाएंगे। केवल अधिगम का मूल्यांकन करने के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। अधिगम के लिए दोस्तों हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों 163 नंबर दोस्तों सवाल है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी दोस्तों? मात्र स्मरण पर आधारित। हम लोग जानते हैं स्मरण कभी नहीं कराना दोस्तों, ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाते हैं। मानक परीक्षण दोस्तों हम लोग ये कभी नहीं कराएंगे। मानक परीक्षण, एक शब्दोत्तर वाले प्रश्न, प्रश्न उत्तर, ये सब दोस्तों हमको नहीं कराना। प्रायोगिक कार्य देना है दोस्तों सभी बच्चे को। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर हो जाएंगे दोस्तों। 1 नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर है। 164 नंबर दोस्तों सवाल है, अनुसूचित जनजाति SC/ST विद्यार्थियों में को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे में क्या महत्वपूर्ण होगा दोस्तों?
एक प्रमुख समूह पसंद की जाने वाली भाषा को में पढ़ाया जाए। नहीं दोस्तों, बच्चा को दोस्तों मातृभाषा में पढ़ाएंगे। जब बच्चे 1 to 5 में है उस वैसे बच्चे को दोस्तों मातृभाषा में पढ़ाएंगे ताकि बच्चे सही से समझ सके। बच्चे को किसी भी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे मातृभाषा में। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी करना। नहीं दोस्तों, उसको सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखी नहीं करना दोस्तों, उसको सम्मान देना है, उसको मानना है और उसको स्वीकार करना है। दोस्तों हम लोगों को बच्चे में कमी कभी नहीं निकालना है। टीचर में कमी हो सकता है लेकिन बच्चे में कमी कभी नहीं हो सकता है। उनकी समस्या अस्थायी भाषा में बनाई जाती है और शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों देखते हैं, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई जाए गई शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर हो जाएंगे। स्थानीय भाषा में दोस्तों उसको पढ़ाएंगे और शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। डिसलेक्सिया का अर्थ होता है पठन वैकल्य विकार है और ये दोस्तों पढ़ने से संबंधित विकार है। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन ऑप्शन ऐसा बात बोलते हैं। लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखने का दोस्तों कोई बात ही नहीं हो रहा है। बहुत विकसित शब्दावली होते हैं। नहीं दोस्तों, जब उसको दोस्तों पढ़ने संबंधी विकार है उसके पास शब्दावली कैसे आएगा, वो पढ़ने ही नहीं चाहेगा। पठन वैकल्य सामग्री बहुत आसानी से समझ जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर हो जाएंगे। पढ़ने के लिए अनुक्षुक होते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएंगे। 166 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनेगा। दोस्तों बाधक क्वेश्चन निगेटिव है दोस्तों। क्या दोस्तों बच्चे में बाधक होगा जिसके पास दृष्टि नहीं है, दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं। दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री वो बच्चे सुनेंगे। दोस्तों ये सही बात है। ऐसे बच्चे को ब्रेल लिपि में पढ़ाएंगे। दोस्तों ये भी सही बात है। हम लोग जानते हैं दोस्तों ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होता है, इसको याद रखिएगा। लिखित मुद्रित सामग्री दोस्तों ये देने से दोस्तों हम लोगों को बचना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएंगे। दृश्यात्मक सामग्री और मुखीकरण बच्चे देख ही नहीं पाएंगे। दोस्तों ये सब मुझे नहीं करना है। दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों दृश्यात्मक सामग्री का मौखिक वितरण दोस्तों ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। दोस्तों हमको किस ऐसा दोस्तों करेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर हो जाएंगे। दृश्यात्मक सामग्री दोस्तों वो सामग्री क्या है दोस्तों, मौखिकीकरण करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब बच्चे देख ही नहीं पाएंगे ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों इसका लिखित सामग्री या मुद्रित नहीं देना। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे बच्चे लिखित नहीं देंगे क्योंकि बच्चे देख ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। तो बच्चे को हम लोग को किससे बचना चाहिए दोस्तों, बाधक है दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। दोस्तों 67 नंबर प्रतिभाशाली बच्चे के लिए प्रमुख विशेषता दोस्तों क्या है। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं ऐसे बच्चे हम दोस्तों जानेंगे क्या हो। प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे रिस्क लेते हैं, जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जो बच्चे देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मिसाइल बनाए थे जिसको एटम बम कहते हैं। दोस्तों ये दोस्तों देश में है ना दोस्तों बहुत बढ़िया काम करते हैं। ऐसे बच्चे रिस्क लेते हैं, ऐसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं और ऐसे बच्चे दोस्तों कार्य को कभी छोड़ के नहीं भागते हैं। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों दूसरे के विचारों को नकल करते हैं। नहीं दोस्तों ऐसे बच्चे नकल नहीं करते हैं। बाधित संप्रेषण बोलते हैं ऐसे बच्चे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं ऐसे बच्चे। बोलते हैं रचनात्मक की कमी होती है, ऐसे बच्चे में रचनात्मक बहुत होता है। रचनात्मक के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पढ़ने के दौरान जो आकलन किया जाता है दोस्तों उसी को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे।
उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, ऐसे बच्चे के पास बुद्धि बहुत होता है। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि दोस्तों 140 प्लस होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर हो जाएंगे। 168 नंबर दोस्तों प्रश्न है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति दोस्तों निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम। दोस्तों गलत हो जाएंगे ऑप्शन। विवेचना करने में सक्षम और निर्माण करने में असक्षम दोस्तों गलत हो जाएंगे। न तो निर्माण में न ही विवेचना दोस्तों, ये भी गलत। संज्ञान जो है दोस्तों निर्माण एवं विवेचना दोनों करने में दोस्तों सक्षम होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सीखना अधिक प्रभावशाली होता है जब दोस्तों पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न किया जाए। जो बच्चे के पास पहले ज्ञान है दोस्तों उसके साथ बच्चे को जोड़ के पढ़ाएंगे, ये कहता नहीं जोड़ेंगे, इसे दोस्तों ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। विषय वस्तु को असंबंधित रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाना, जब विषय वस्तु दोस्तों टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाएंगे तो बच्चे कभी नहीं सीखेगा। बच्चे को कहानी के जैसे पढ़ाएंगे वाला बच्चे तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त जटिल होता। अमूर्त उसको कहते हैं दोस्तों जिसको बच्चा कल्पना में सोचता है, और बच्चे को अमूर्त वाला ज्ञान दोस्तों कभी नहीं देंगे। बच्चे को पहले मूर्त पढ़ाएंगे जिसको बच्चा छू सकता है, पकड़ सकता है, उसके बाद बच्चे को दोस्तों अमूर्त के बारे में पहले दोस्तों मूर्त पढ़ाएंगे उसके बाद अमूर्त, लेकिन और जटिल भी नहीं। बच्चों को पहले सरल ज्ञान देंगे दोस्तों, इसके बाद बच्चे को दोस्तों जटिल ज्ञान के बारे में दोस्तों बताएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ के पढ़ाएंगे। बच्चे को जब दोस्तों हम लोग पढ़ाएंगे उसको दैनिक जीवन से बच्चे को दोस्तों जोड़ के पढ़ाइए। जैसे मान लीजिए कोई दूध वाला आते हैं, बच्चे से पूछिए हम बच्चे से 2 लीटर दूध लिए तो बताइए दाम कितना हुआ। 1 लीटर का दाम दोस्तों अगर 50 रुपया है तो बच्चे को पूछिएगा 2 लीटर का दाम। बच्चे को दोस्तों जब भी पढ़ाइए दोस्तों दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, और बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से दोस्तों पढ़ाइए, और बच्चे को दोस्तों समझा के पढ़ाइएगा। दोस्तों 170 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को दोस्तों क्या करना चाहिए। बच्चा दोस्तों कैसा वातावरण बनाएंगे ताकि बच्चा दोस्तों अच्छा से पढ़ेगा सीखेगा। दोस्तों विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक को बढ़ावा देना, दोस्तों सही बात है। विद्यार्थी से बेहद कम उम्मीद रखना, दोस्तों विद्यार्थी में हम लोग कभी भी कमी नहीं ढूंढेंगे विद्यार्थी में, इसलिए गलत हो जाएंगे। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। बच्चे को जब भी दोस्तों पढ़ाना है तो महारत उन्मुख उसको लक्ष्य देना है दोस्तों, बोल रहा है दोस्तों उससे बचना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देना चाहिए, बच्चे को बिल्कुल स्वायत्तता दोस्तों देना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को दोस्तों आपस में बातचीत करने दीजिएगा। बच्चे आपस में जब बातचीत करते हैं तो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। एक बच्चे जब दूसरे बच्चे से दोस्तों बातचीत करते हैं तो भाषा सीखते हैं। बहुत सी बच्चा जब आपस में बच्चा जब बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ का दोस्तों आदान प्रदान होता है, तो इसलिए बच्चे को आपस में बात करने दीजिएगा। दोस्तों वीडियो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों।